हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों ने जैसा कि पहले वीडियो में आपने जाना कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण के बारे में हम लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम लोग कैसे लिखते हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले हेडिंग पड़ी हुई है रासायनिक समीकरण के लिखने की विधि, यानी मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशंस। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन से लिखने से पहले 3-4 चीज़ें हैं जिन्हें हमने जानना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि जो भी अपक्रिया है, जो भी आप अपक्रिया लिखने वाले हैं, उस अपक्रिया में कौन से अभिकारक भाग ले रहे हैं और उनके केमिकल रिएक्शंस होने के बाद कौन सा उत्पाद बन रहा है, इसकी जानकारी आपको प्रॉपर होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके सामने यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों को मिलाने पर जल का निर्माण होता है, ठीक है ना। ये जो हमने लिखा है ये एक जनरल बात है जो मुझे पता है, लेकिन क्या इसे हम केमिकल फॉर्म में लिख पा रहे हैं? क्या इसे हम लोग केमिकल जो आणविक फॉर्म है क्या उसमें रिप्रेजेंट किया? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अर्थात ये हमने एक तरीका बनाया, ये एक समीकरण तो है परंतु एक्यूरेट है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक्यूरेट क्या है उसे हम जानने के लिए हमें सबसे पहले क्या जानकारी होनी चाहिए कि हाइड्रोजन को हम रासायनिक तत्वों में किस वर्ड से या किस अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे H। दूसरा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लोग अंग्रेजी के O से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पहली बात है कि अभिकारक तथा उत्पाद के अणु सूत्र हमें ज्ञात होने चाहिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात पे आती है, चाहे अभिकारक हो यानी जो तीर के लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी चीज़ें लिखी गई हों उनके हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन से तत्व भाग ले रहे हैं। दूसरी बात क्या जानकारी होनी चाहिए कि जो आउटपुट मिल रहा है यानी जो हमें उत्पाद प्राप्त हो रहा है उसके भी हमें केमिकल जो अणु भाग ले रहे हैं उसमें या जो अणु बन रहे हैं उनकी जानकारी प्रॉपर होनी चाहिए। दूसरी बात कि रासायनिक समीकरण सदैव आणविक रूप में लिखे जाते हैं, ठीक है ना। यानी केवल प्रतीक से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे H और O ये क्या है? ये केवल प्रतीक है, लेकिन इससे काम नहीं चलने वाला। काम किससे चलने वाला है? यानी हमें प्रॉपर एक आणविक रूप पता होना चाहिए। तो आणविक रूप कैसे होता है आप समझ लीजिए। अगर कोई परमाणु द्विपरमाणुक है, ठीक है ना, तो उसमें जैसे H2, O2, N2, I2, Cl2, आप ऐसे कह सकते हैं कि जो आधात्म में है यानी जो गैस के फॉर्म में चीज़ें पाई जाती हैं वो चीज़ें सदैव द्विपरमाणुक होती हैं। यानी हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है, नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है। तो इनको जब भी हम लिखेंगे तो साथ साथ हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पता चला कि हाइड्रोजन को मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ऑक्सीजन का भी मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, ठीक है ना। जबकि अगर कोई तत्व सिंगल परमाणुक है यानी एक परमाणुक है तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, ये एक परमाणुक है तो इससे सिंपल उसके प्रतीक चिन्ह के द्वारा ही लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो 2 बातें हो गई। तीसरी बात हमें क्या, अब बात ये आती है कि हमें ये पता चल गया कि कौन कौन से अणु भाग ले रहे हैं और उनकी आणविकता क्या है, ये जानकारी हो गई। तो अब हमें लिखना कैसे? तो लिखने के लिए सिंपल क्या है कि अभिकारक को हमेशा एक तीर का निशान लगाते हैं। बराबर का भी निशान आप लगा देखेंगे कुछ बुकों में, और बराबर का निशान भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभिकारकों को सदैव लेफ्ट हैंड साइड यानी LHS के फॉर्म में, और जो उत्पाद बन रहा है उसे तीर के दाहिनी ओर लिखना चाहिए यानी RHS के रूप में। जैसे मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलाया, जल का निर्माण हुआ यानी H2O का, तो मैंने देखिए तीर के इस तरफ अभिकारकों को लिखा हुआ है जबकि तीर के दाईं ओर हमने उसके उत्पाद को लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब दूसरी बात यहाँ पर एक चीज़ है कि दूसरा यहाँ पे है कि 2 अलग अलग अभिकारकों या उत्पाद, ठीक है ना, दोनों बातें हैं, अभिकारकों या उत्पाद के बीच धन का चिन्ह होना चाहिए। इस बात को समझ लीजिए। धन का चिन्ह क्या होता है समझिए
कि अगर देखो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था, तो दो अलग अलग अभिकारक हुए ना, तो इन दोनों को हमने यहाँ पे धन के निशान से ऐड कर दिया है, अर्थात ये दोनों चीजें मिक्स होकर के ये इधर का उत्पाद बना रही हैं। तीसरी बात, उत्क्रमणीय अगर अपक्रिया है, ठीक है ना, कैसी अपक्रिया है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय अपक्रिया क्या होती है कि जैसे जो इधर बन रहा है उसको रिवर्स ऑर्डर में भी इधर बनाया जा सकता है, यानी ऐसी अपक्रियाएं जो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में पूरी तरीके से चेंज हो सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अपक्रिया कह सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाने पर हमें अमोनिया प्राप्त हो सकता है और अमोनिया से हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन प्राप्त हो सकता है, अर्थात हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाने पर अमोनिया प्राप्त करने की जो अभिक्रिया है वो एक उत्क्रमणीय अपक्रिया है, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब सिंपल सी बात है, ये इतनी सारी बातें जानने के बाद हम इसका मतलब ये है कि इस अवस्था में पहुंच चुके हैं कि हम एक रासायनिक समीकरण लिख सकें। क्या लिख सकें? रासायनिक समीकरण लिख सकें, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं, जैसे मैंने अमोनिया का जिक्र किया था, तो अमोनिया ही ले लेते हैं, ठीक है ना, अमोनिया ही ले लेते हैं, ठीक। अमोनिया के लिए हम लोग सिंपल क्या कर देंगे? नाइट्रोजन ले लिया मैंने, ठीक है ना, दूसरा मैंने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है ना। इन दोनों की अपक्रिया कराने पर हमें क्या मिलता है भैया? हमें अमोनिया प्राप्त हो जाता है। अब यहां पर एक चीज देखिए, मैंने यहां पर ये अभिकारक लिख दिए और ये मैंने उत्पाद लिख दिया, ठीक है ना। जो चीजें जो प्रक्रिया में अपनानी थी, जैसे यहां पर मैंने कहा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया प्राप्त होता है। नाइट्रोजन क्या है और हाइड्रोजन क्या है? अभिकारक है। ये चीज देखिए, अभिकारक तथा उत्पाद। अब इन दोनों का हमने पहले क्या बताया था? अणुसूत्र का ज्ञात होना सबसे पहली कंडीशन। तो अणुसूत्र मैंने ज्ञात कर लिया था, तो वो मैंने यहाँ पे N2 और H2 दोनों लिख दिया, चूंकि दोनों द्विपरमाणविक थे तो दोनों के साथ N2 और 2O2 लगा दिया। अब दूसरी बात यहाँ पे लिखने का तरीके में था कि अभिकारक को तीर के बाईं ओर, तो मैंने बाईं ओर लिख दिया। उत्पाद यहाँ पे अमोनिया बन रहा था तो वो दाईं ओर लिख दिया, ठीक है ना। अब उत्क्रमणीय अपक्रिया थी, चूंकि मैंने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ये बनाया जा सकता है, तो उत्क्रमणीय अपक्रिया का मैंने निशान लगा दिया। जो प्रक्रिया थी लिखने की वो मैंने लिख दी, ठीक है ना। यानी ये हमने क्या लिखा? रासायनिक समीकरण। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। यहां से बात ये आती है कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कैसे? अब इसको जरा देखिए, यहां पे नाइट्रोजन कितना है? दो परमाणु है नाइट्रोजन के। हाइड्रोजन के यहाँ कितने हैं? 2 परमाणु हैं। लेकिन यहाँ क्या है? नाइट्रोजन यहाँ सिंगल परमाणु है, हाइड्रोजन के 3 परमाणु है ना। तो ये क्या है? ये असंतुलित है, ये संतुलित नहीं है। ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि हाँ 2 नाइट्रोजन के परमाणु आए और एक गायब हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग इसको ध्यान में रखें। इसी वजह से इस रासायनिक समीकरण, ये एक रासायनिक समीकरण तो है, लेकिन किस प्रकार का है? असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा है? असंतुलित रासायनिक समीकरण, अर्थात वे समीकरण जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, उसे हम असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जबकि दूसरा क्या है? संतुलित समीकरण, ठीक है ना। अर्थात वे समीकरण जिसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में उपस्थित परमाणुओं की संख्याएं बराबर हो, उसे हम लोग संतुलित समीकरण कहते हैं। अब बात यह आती है कि हमें लिखना कौन सा वाला चाहिए। तो बेटर ये है कि आप सब लोग क्या करें? इस संतुलित समीकरण को लिखें। क्यों? क्योंकि एक नियम है द्रव की अविनाशिता का नियम, ठीक है। द्रव की अविनाशिता का नियम क्या कहता है? वो कहता है कि ना तो कोई परमाणु रासायनिक अपक्रिया से करने के बाद नष्ट होता है, ना ही वो समाप्त होता है। अर्थात जितने परमाणु रासायनिक अपक्रिया से पूर्व थे, उतने ही परमाणु रासायनिक अपक्रिया के बाद रहेंगे। अर्थात हम लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि अभिकारक के परमाणु संख्या बराबर उत्पाद की परमाणु
संख्या। अर्थात अब क्रिया से पूर्व जो अभिकारक आप ले रहे हैं उनमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या बनने वाले उत्पाद में उपस्थित परमाणुओं की संख्या के सदैव बराबर होती है। अब इस बात को अगर हम लागू करते हैं तो यहाँ पर बात ये आती है कि हमें रासायनिक समीकरण को सदैव संतुलित रूप में लिखना चाहिए। ठीक है ना। अब जरा इसको संतुलित रूप देना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है तो भैया यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो 3 दूनी 6 हो गए, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए 6, तो यहाँ पे 2 है तो 2 को 6 करना है तो 3 यहाँ लगा दीजिए, तो 2 3 6। तो अब ये जो लिख गया पहले जो था वो क्या था, असंतुलित रासायनिक समीकरण, और अब जो है वो क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो बेटा अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं।